नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने चैनल पाठशाला हेल्थ फॉर एवरीवन में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं, जैसा कि मैंने वादा किया था अपने स्टोरी पे, कि आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो लेके आने वाला हूं। वीडियो से पहले मैं आपको एक जानकारी दे दूं, आज 5 मई है, आज वर्ल्ड अस्थमा डे होता है। हमें वर्ल्ड अस्थमा डे पे एक नई वीडियो, एक नया टॉपिक लेके आए हैं, जिसमें आपको बताया जाएगा कि अस्थमा क्या होता है, अस्थमा को कैसे प्रिवेंट किया जाता है, कैसे फर्स्ट एड किया जाता है, अगर इमरजेंसी सिचुएशन हो जाए तो क्या करना चाहिए। आप लोगों का बहुत प्यार मिला है, बहुत सपोर्ट मिला है, इसलिए मैं ये टॉपिक इमीडिएटली आज के समय को देखते हुए और आज की सिचुएशन को देखते हुए, आज एक ऐसा टाइम भी है, आज एक ऐसा दिन भी है जिसकी वजह से इमीडिएटली ये फर्स्ट टॉपिक मुझे लेके आना पड़ा है। तो स्टार्ट करते हैं आज का हमारा टॉपिक, अस्थमा। अस्थमा क्या होता है? ये एक क्रोनिक डिजीज़ भी हो सकती है, एक बहुत ज़्यादा सीवियर कंडीशन भी हो सकती है, और ये एक सामान्य बीमारी भी है। इसमें क्या होता है, सांस फूलने लगती है, बहुत ज़्यादा सांस घरघराहट होने लगती है। अब इसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ेंगे कि डाटा क्या है। एवरेज जो है इंडिया में 3 से 4 करोड़ लोग जो है अस्थमा से ग्रसित है। सांस फूलने की दिक्कत, गले में साउंड की दिक्कत, घरघराहट की दिक्कत, बार बार छींकने की दिक्कत, चेस्ट में टाइटनेस की दिक्कत, इन सब दिक्कतों के साथ इंडिया में लगभग 3 से 4 करोड़ लोग अभी भी अफेक्टेड हैं। अगर इसको दूसरे थोड़ा सा छोटे रूप में देखा जाए तो हर 100 इंसान पे 2 से 3 लोग अफेक्टेड हैं। इसमें सबसे ज़्यादा बच्चे अफेक्टेड है, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, किसकी वजह से होता है कि बच्चों में ज़्यादा हो रहा है और थोड़ा सा बुजुर्गों की एज में ज़्यादा होता है? थोड़ा पढ़ेंगे इसके बारे में क्या रीज़न है। सबसे बड़ा रिस्क जो होता है वो है डस्ट। अब बच्चा जो है, छोटा बच्चा जो होता है, वो खेलते खेलते धूप में जाता है, डस्ट में जाता है, धूल में जाता है, जिसकी वजह से वो सारी डस्ट जो है वो इनहेल करता है। इनहेल करने के बाद वो पूरा का पूरा जो डस्ट है वो सारा लंग्स में जाके डिपॉजिट हो जाता है, यानी कि बैठ जाता है। दूसरा, स्मोकिंग। जो लोग स्मोकिंग करते हैं, बुजुर्ग लोग, यंग लोग, जवान लोग जो हैं, वो जो स्मोकिंग करते हैं, स्मोकिंग करने के से पूरा जो धुआं है, जो पूरा इसका जो धुएं का जो पूरा बल्क है, वो पूरा का पूरा चेस्ट में जाके डिपॉजिट हो रहा है। पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, आप देख रहे हैं कितना सारा एयर पॉल्यूशन हो रहा है। लोग पेड़ नहीं लगा के पेड़ को काट रहे हैं, ठीक है, उसकी वजह से पॉल्यूशन बढ़ रहा है। गाड़ियां बहुत ज़्यादा हैं, उसकी गाड़ियों के धुएं की वजह से कितना पॉल्यूशन हो रहा है, ठीक है। तो उस पॉल्यूशन की वजह से भी जो अस्थमा की शिकायत है वो बढ़ती चली जा रही है दिन पर दिन, ठीक है। एलर्जी की शिकायत अब कैसे होगी? गर्मियों के दिनों में क्या होता है, पॉलन काउंट बढ़ जाते हैं, ठीक है। थोड़ी सी हवा चलेगी तो एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जो उसके परागकण जो होते हैं वो उड़ के हवा में एक पेड़ से दूसरे पेड़ में जाते हैं। अब क्या है, उसी बीच में हवा चल रही है तो परागकण जरूरी नहीं है कि पेड़ से पेड़ पे जाए, इंसानों के ऊपर भी आएगा, ठीक है। तो वो परागकण की वजह से, धूल की वजह से। अब कुछ लोग ऐसे होते हैं, पेट के लवर होते हैं, बहुत ज़्यादा जानवरों से प्यार करते हैं। घर में रखने वाले जो पेट लवर होते हैं, डॉग हो या कैट हो, इनको रखने वाले, तो उनका क्या है, वो जो पेट लवर्स होते हैं उनके हेयर्स के लिए, जो उनका हेयर्स होते हैं, जब हम कॉम्ब करते हैं या कंघी करते हैं या खिलाते हैं या खेलते हैं उनके साथ, तो जो उनकी एयर है, एयर में उनके जो हेयर्स हैं वो उड़ के हमारे नाक में चले जाते हैं या मुंह में चले जाते हैं, और हमारे डस्ट पार्टिकल के साथ हमारे चेस्ट में चले जाते हैं, लंग्स में चले जाते हैं, तो जिसकी वजह से ये अस्थमा की शिकायत बढ़ जाती है। तीसरा है
वेदर कंडीशन। अब वेदर कंडीशन का सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है अस्थमा के लोगों में। कैसे पड़ता है? अभी मौसम गर्म चल रहा है, आज का मौसम बहुत गर्म है। अब सडन कल अगर ठंडा हो जाए, ठीक है, तो वेदर कंडीशन एकदम से चेंज हो जाएगी। वेदर कंडीशन चेंज होने के बाद क्या है, जो बॉडी टेम्परेचर है या बॉडी अपने आप को एनवायरनमेंट के हिसाब से अडॉप्ट नहीं कर पाती है और वहीं वो अस्थमा की शिकायत चालू हो जाती है। वेदर चेंज का सबसे बड़ा रीज़न होता है कि अस्थमा का चालू हो जाना। अब सिम्टम्स क्या होते हैं, सिम्टम्स के बारे में पढ़ेंगे हम, ठीक है। उससे पहले हमारा चौथा पॉइंट भी है कि स्ट्रेस एक्सरसाइज। हम स्ट्रेस एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा करते हैं, ठीक है। पांचवा, कभी कभी अस्थमा, कुछ कंडीशन में ये भी देखा गया है कि अस्थमा जो है वो फैमिली से फैमिली में, मतलब कि पिताजी माताजी से, मतलब माँ बाप से बच्चों में शिफ्ट होता है। वंशानुगत भी ये होने के चांसेस रहते हैं और होते हैं, ठीक है। तो ये कभी कभी फैमिली हिस्ट्री में भी ये चलता है। छठा हमारा पॉइंट है इन्फेक्शन, कोल्ड एंड फ्लू। कोल्ड एंड फ्लू, अब मैंने अभी बताया था ना कि ठंडा जो है, ठंडा गर्म अचानक से हो जाए, वेदर चेंज हो जाए, बारिश एकदम से आ जाए, ठीक है, बारिश में भीग गए उसकी वजह हो जाए, अभी गर्म हो जाए, कमरे का टेम्परेचर गर्म है और बाहर का टेम्परेचर ठंडा है, ठीक है। तो ठंडा गर्म जो है वो बॉडी एडजस्ट नहीं कर पाने की वजह से पूरा फ्लू के चांसेस बन जाते हैं, ठीक है। अब हमारा सिम्टम्स के बारे में आते हैं। सिम्टम्स क्या होते हैं? ब्रीथिंग डिफिकल्टी। जब एक बार अस्थमा हो जाए या अस्थमा की शिकायत हो जाए तो सांस लेने में सबसे बड़ी प्रॉब्लम आती है। आपकी सांस इतनी फूलने लगेगा कि चेस्ट में बहुत ज़्यादा टाइटनेस आ रही है, सांस लेने में तकलीफ हो रही है। 4 कदम 10 कदम 20 कदम चलने के बाद सांस फूलेगी और आपको चलने में भी डिफ़िकल्टी होगी, बोलने में भी डिफ़िकल्टी होगी, वीकनेस लगेगी। उसी चीज़ के लिए बारे में बता रहे हैं। वीजिंग साउंड, गले में इस तरह का फील होगा कि लग रहा है कि कुछ आवाज़ आ रही है। वीजिंग साउंड से सुनाई देगी, घुर्र घुर्र की आवाज़ सुनाई देगी, हमें लगेगा कि अंदर से कुछ आवाज़ सुनाई दे रही है। चेस्ट जो है बहुत ज़्यादा टाइट हो जाएगी, लगेगा कि चेस्ट में कुछ पानी भरा हुआ है, चेस्ट बहुत टाइट हो रही है, चेस्ट में ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कुछ कोल्ड भरा हुआ है, जिसकी वजह से चेस्ट बहुत टाइट लगेगी और बहुत हैवी फील करेगी। कफ, जब गले में घरघराहट सी होगी उसकी वजह से कफ होगा। खांसी होगी, लेकिन खांसी में आपका बलगम नहीं आएगा, सूखी खांसी होगी, जिसकी वजह से खांसी होगी। और उसमें क्या है, ये जो खांसी होती है स्पेशली देखा गया है कि केवल रात को होती है, दिन में हल्का फुल्का हो जाएगा, लेकिन ये देखा गया है कि ये अक्सर रात में होती है, सोते के टाइम पे, ठीक है। थका हुआ फील करेगा, ये मैंने अभी बताया था कि जब ब्रीथिंग करते हैं, जब सिम्टम्स एक बार शुरू हो गए अस्थमा के, तो पहले ब्रीथिंग, सांस लेने में तकलीफ होने लग जाएगी। फिर 4 कदम 10 कदम या 20 कदम चलते हैं तो ऐसा हुआ फील करेंगे जैसे कि बहुत ज़्यादा काम कर लिया हो या बहुत ज़्यादा थकावट लग गई हो, ठीक है। तो वो बहुत ज़्यादा फटीग फील करेंगे, थका हुआ फील करेंगे, ठीक है। अब हम प्रिवेंशन में आते हैं कि कैसे हम बचाव कर सकते हैं। अगर एक बार अस्थमा हो जाए तो हमें कैसे बचाव करना है, अपने लिए, अपने आप का कैसे बचाव करना है, या परिवार में किसी को अगर अस्थमा हो रखा है या हो गया है तो हम उसे कैसे बचाव कर सकते हैं। अवॉइड पॉल्यूशन। अब जिसको अस्थमा है, जिसको बहुत ज़्यादा काम करना है या बहुत ज़्यादा ऑफिस आवर में जाना है, ऑफिस में जाना है या ट्रैवल करना है, तो उसको अवॉइड करना चाहिए टिल जब तक वो थोड़ा सा क्योर ना हो जाए, जब तक थोड़ा सा ठीक ना हो जाए। अगर फिर भी अगर जाना है तो कोशिश करें कि मास्क पहन के जाएं। जैसे कि हमने कोरोना काल में भी देखा था कि जब हम बाहर जाते थे तो डस्ट की वजह से कहीं कोई हमें खांस दे या छींक दे तो उसके कोई डस्ट पार्टिकल या उसका सलाइवा हमारे मुंह में ना आ जाए या हमारे नाक में ना आ जाए या हमारे हाथ में ना आ जाए, तो हम लोग मास्क लगाया करते थे, ठीक है। तो ठीक उसी तरह से अगर जाना है तो हमें मास्क लगा के जाना होगा। हमें डस्ट से बचना होगा, डायरेक्ट डस्ट का मतलब अगर कहीं धूल उड़ रही है तो हमें अपने आप को बचाना है, डायरेक्ट डस्ट से बचना है, क्योंकि धूल की वजह से मेनली देखा गया है कि जो अस्थमा की प्रॉब्लम है वो धूल और कण की वजह से, डस्ट की वजह से होता है। अवॉइड स्मोकिंग।
जिसको अस्थमा हो गया है, प्लीज़ स्मोकिंग बंद कर दीजिए। स्मोकिंग वैसे ही नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिर भी अगर आपको अस्थमा की शिकायत है तो प्लीज़ अपना स्मोकिंग आज से ही, अभी से ही बंद कर दीजिए, क्योंकि वो एक जानलेवा बीमारी है। अगर अस्थमा में भी अगर आप स्मोकिंग कर रहे हैं तो आपके जान के लिए खतरा हो सकता है। तो प्लीज़ इस चीज़ का बहुत ध्यान रखें। यूज़ इनहेलर। अब जिसको अस्थमा की शिकायत है, एक्यूट अस्थमा की शिकायत है, बहुत ज़्यादा अस्थमा की शिकायत है और काफ़ी लंबे अरसे से चली आ रही है, तो उसको अपने साथ इनहेलर भी यूज़ करना चाहिए और अपने साथ इनहेलर रखना चाहिए। कहीं बाई चांस इस तरह की शिकायत आ जाए या फ्यूचर में कहीं फ्यूचर एक्सपेक्ट को देखते हुए, फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए अगर किसी को दिक्कत परेशानी हो जाए तो इनहेलर को अपने पॉकेट में, अपने साथ में रखना चाहिए। ठीक है, जो कि आपके किसी डॉक्टर ने, जिसको आपने भविष्य में, जिसको आपने पहले आपने समय से पहले आपने डिस्कस कर रखा है डॉक्टर से, उससे आपको डिस्कस करके वो इनहेलर यूज़ किया हुआ है वो अपने साथ रख सकते हैं। जिस जगह पे आप रह रहे हैं उस जगह को बहुत साफ सुथरा बना के रखना है, जिससे कि वहाँ का डस्ट पार्टिकल उड़ के आपके डायरेक्टली नाक में या चेस्ट में या डायरेक्टली मुंह में ना जाए। रेगुलर फॉलो अप करना है अपने डॉक्टर से, जिससे भी आपका ट्रीटमेंट चल रहा है उससे आपको रेगुलर फॉलो अप में रहना है। अब आती है अगर अगर अस्थमा हो जाए, हमने प्रिवेंशन बहुत सारा कर लिया, ठीक है, लेकिन अगर फिर भी हमारा क्या नाम इसका ट्रीटमेंट नहीं हो पा रहा है या ट्रीटमेंट हम नहीं ले पा रहे हैं और इमीडिएटली हमें हमें बहुत ज़्यादा सांस फूल रही है, तो हमें क्या करना चाहिए, तो उस टाइम पे हमें क्या फर्स्ट एड लेना चाहिए उसके बारे में हम डिस्कस करते हैं। पहला है हमारा सीधे बैठ जाना है। ऐसा नहीं है कि कहीं बैठ जा रहे हैं, कहीं लेट जा रहे हैं, कहीं सो जा रहे हैं, कहीं चेस्ट के बल सो जा रहे हैं, ऐसा हमें नहीं करना है। बिल्कुल स्ट्रेट होकर बैठ जाना है, कुर्सी पर आराम से सीधे होकर बिल्कुल बैठ जाएंगे। जो कपड़े पहने हुए हैं, जो टाइट कपड़े पहने हुए हैं, जो भी कपड़े पहने हुए उनको ढीला करने की कोशिश करनी है, ठीक है, जिससे थोड़ा सा शरीर कंफर्ट जोन में आएगा, बहुत ज़्यादा रिलैक्स मोड में आ जाएगा शरीर, ठीक है। जो आपके डॉक्टर ने इनहेलर प्रेस्क्राइब किया हुआ है, ठीक है, उस इनहेलर को इस्तेमाल करना है, उस इनहेलर का इस्तेमाल करना है, ना कि किसी और ने कोई रिकमेंड किया हो कि आप ये ले लीजिए उनको तो ठीक हो गया था। ऐसा बिल्कुल भी किसी के चक्कर में नहीं आना है, अपना बहुत ध्यान रखना है। चौथा, फ्रेश एयर में बैठना है। ऐसा नहीं है कि जहां आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है और वहीं बैठ गए और वहां देख रहे हैं कि आप किसी नॉइजी एरिया में, किसी अनक्लीन्ड एरिया में, आप बहुत गंदी एरिया में बैठे हुए हैं, जिसकी वजह से वहाँ धूल उड़ रही है और वो सारा धूल आपके ही एयर में जा रही है और आपके नाक में जा रही है। तो कोशिश करना है जब इस तरह की सिचुएशन आए तो प्लीज़ अपना क्लीन एरिया में, फ्रेश एरिया में चले जाएं। पांचवा है, अगर इन सब के बाद, इन सब चीज़ों को करने के बाद भी अगर लगता है कि नहीं आराम मिल रहा है, तो इनहेलर के साथ ही अपने नज़दीकी अस्पताल में जाएं, दिखवाएं डॉक्टर को कि हाँ ये मैं इनहेलर यूज़ कर रहा हूँ, उसके बाद भी मुझे आराम नहीं मिल रहा है, ठीक है। अब हमारे छोटा सा ये टिप्स देख लेते हैं कि अगर हमें अस्थमा हो जाए तो उस कंडीशन में हमें कुछ बेसिक से टिप्स हैं जो हमें याद रहने चाहिए, वो क्या यूज़ करने चाहिए। सबसे पहला, इनहेलर हमें यूज़ करना चाहिए, हमें इनहेलर अपने पास रखना चाहिए। मेडिसिन जो हमारे डॉक्टर ने प्रेस्क्राइब किए हुए वो हमें अपने पास रखनी चाहिए। नेबुलाइजेशन, नाक पे लगा के हम जो नेबुलाइजेशन करना चाहिए वो हमारे पास होना चाहिए घर में, इमीडिएट फर्स्ट एड के लिए, ठीक है। अगर ऑक्सीजन की डिमांड लग रही है कि ऑक्सीजन लेवल कम हो गया है, क्योंकि सैचुरेशन हम चेक करते हैं ना फिंगर पे लगा के, 94% से नीचे नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो वो हम दे सकते हैं। और रेगुलर चेकअप के फॉलोअप में रहना चाहिए, रेगुलर चेकअप कराना चाहिए अपने डॉक्टर से, रेगुलर फॉलोअप लेते रहना चाहिए, ठीक है। अब मैं वन लाइनर, आपको पता है कि मैं हर वीडियो में एक वन लाइनर जरूर देता हूँ, ठीक है, ताकि हमें समझ में आए कि इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे टॉपिक में हमारा वन लाइनर क्या कहता है, ठीक है, वो हमारी समरी हो जाएगी। राइट
राइट ट्रीटमेंट, अस्थमा में राइट ट्रीटमेंट ही, रेगुलर इनहेलर ही आपके काम आएगा। सबसे पहला राइट ट्रीटमेंट, रेगुलर इनहेलर, अवॉइड ट्रिगर। अवॉइड ट्रिगर का मतलब क्या हुआ? ऐसी चीज हमें नहीं करनी है जिससे कि हमारा अस्थमा फिर से ट्रिगर हो जाए, एकदम से निकल आए। जैसे कि अगर हमें अस्थमा की शिकायत है तो हमें क्या नाम इसका, ठंडी चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। एकदम से ठंडा पानी, ठंडी कोल्ड ड्रिंक्स, कोई भी हो, ऐसा हमें नहीं करना चाहिए। या एकदम से गर्म से ठंडे एरिया में डायरेक्ट नहीं जाना चाहिए, अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करते हुए जाना चाहिए। ठीक है, डायरेक्ट पॉल्यूशन में नहीं जाना चाहिए। अगर जाना भी है, अपने काम के लिए जाना है, तो मास्क लगा के जाना चाहिए। ठीक है, इनहेलर लेके जाना चाहिए। तो ऐसा कुछ भी हमें नहीं करना है जिससे कि हमारा अस्थमा जो है वो ट्रिगर हो जाए, एकदम से आ जाए बाहर को। यही चीज़ें करके हम अपने अस्थमा को कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, अब मैंने एक छोटा सा एक इमेज बनाया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। हम बार बार बात कर रहे हैं कि अस्थमा को कंट्रोल करना है। अब अस्थमा को कंट्रोल करने के लिए हमें फ्रेश एयर चाहिए, और फ्रेश एयर के लिए हमें पेड़ होने चाहिए, और हमारे पास पेड़ कम होते जा रहे हैं। ठीक है, तो आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है इस वीडियो के माध्यम से कि फ्रेश एयर चाहिए, फ्रेश ऑक्सीजन चाहिए, तो हमें पेड़ लगाने होंगे। ठीक है, पेड़ काटने नहीं है। तो अपने लाइफ में एक पेड़ जरूर लगाएं, अपने जीवन काल में एक पेड़ जरूर लगाएं, और जितना ज़्यादा हो सके, जितना ज़्यादा पेड़ लगाएंगे, अच्छी स्वच्छ हवा, स्वच्छ एयर हमें मिलती रहेगी। ठीक है, मैं आशा करता हूँ इस पूरे टॉपिक में आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा, कुछ चीज़ें छूटी नहीं होंगी। ठीक है, मिलते हैं आपसे नए वीडियो में, तब तक के लिए आप अपना बहुत ध्यान रखिए। हाँ, आपसे मैं एक चीज़ और रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको इस टॉपिक में कुछ भी लगता है कि हाँ डिस्कस करने के लायक है, तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि क्या इसमें अधूरा रह गया है, क्या इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं, क्या इसमें ऐड करना चाहिए, वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत ध्यान रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।